हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ रहे हैं कि सुरक्षा के कौन कौन से तरीके हैं, और वो भी लेकिन कौन से पारंपरिक तरीकों की बात कर रहे हैं। तो इसमें मेनली हमने 3 सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों के बारे में बात की, और आज की क्लास में हम सुरक्षा के तीसरे पारंपरिक तरीके के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम क्या है? विश्वास बहाली। तो पुराने समय में या आज के समय में अगर सुरक्षा की जाती है तो उसका मेन तीसरा तरीका क्या है? एक दूसरे देश के बीच में क्या होना? विश्वास पैदा होना, कि एक दूसरे देश क्या कर रहे हैं? अपने सैनिक हथियारों की, इसके साथ साथ अपने बॉम्ब्स की, और वो बॉम्ब कहाँ पर उन्होंने अलर्ट कर रखे हैं या किस किस तरह के उन्होंने हथियार बना रखे हैं, इसके जो जानकारी होती है, इसकी जो मेन न्यूज़ होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो एक देश दूसरे देश के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं, जिससे वो एक दूसरे के बीच में विश्वास पैदा करने की या विश्वास बहाली की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? विश्वास बहाली से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है, कि अगर एक देश दूसरे देश के साथ क्या कर ले? विश्वास पैदा कर ले, एक दूसरे पर भरोसा कर ले, तो विश्वास से क्या किया जा सकता है? जो हिंसाचार है, मतलब कि जो हिंसा है, उसको क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। तो यही वो कहता है कि विश्वास बहाली से देशों के बीच हिंसा कम किया जा सकता है, कि हिंसा जो की जा रही है, कि हाँ, कि जब एक देश दूसरे देश पे शक करता है कि हाँ वो मुझ पे आक्रमण करने वाला है, या दूसरा देश दूसरे देश पर क्या करने वाला है? आक्रमण करने वाला है, तो इससे क्या होता है? हमला होता है, और हमले से हिंसा जो है, मार काट, जो वॉयलेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन एक देश दूसरे देश के बीच में क्या होगा? विश्वास पैदा होगा, तो जो इससे हिंसा है, वॉयलेंस है, खून खराबा है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के बीच में क्या हो जाएगा? विश्वास पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंद्विता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का क्या करते हैं? फैसला करते हैं। मान लीजिए सपोज करते हैं एक ये देश है और एक ये दूसरा देश है। अब ये क्या कर रहे हैं? ये विश्वास बहाली कर रहे हैं, विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, ये मान लीजिए ए देश है और ये बी देश है। ए को पता है कि मेरा अगर कोई कॉम्पिटिटर है, प्रतिद्वंदी है, जिससे मेरी लड़ाई या टकराव होगा, वो कौन है? बी। लेकिन ये दोनों ही देश ये चाह रहे हैं कि हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई भी खून खराबा ना हो और ना ही किसी प्रकार का युद्ध हो। तो ये देश क्या करेंगे? ए देश अपने हथियारों की सूचनाएं तथा विचारों को नियमित रूप से किसको बताएगा? बी को बताएगा। मतलब ए जो है वो अपने हथियार कितने बना रहा है, कहाँ पे बना रहा है, और किस जगह वो उनको अलर्ट करके रख रहा है, कि कहाँ किस जगह उनकी तैनाती कर रहा है। तो इसकी जो पूरी सूचनाएं हैं वो किसको बताएगा? बी को बताएगा। बी भी ऐसे ही करेगा कि जितने उसके देश हैं, जितने उसके पास हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो भी क्या करेगा? कितने बना रहा है और कहाँ पर उनको तैनाती कर रहा है। तो ये किसको बताएगा? ए को बताएगा। तो ए अपनी सैन्य जो उसके पास शक्तियां हैं, बॉम्ब है, उसकी सूचनाएं किसको दे रहा? बी को। और बी किसको दे रहा? ए को। तो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? अपनी जो सैन्य सूचनाएं हैं उसको क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे इनके बीच में क्या हो रहा है? विश्वास पैदा होता जा रहा है। तो विश्वास बहाली की प्रक्रिया से टकराव और प्रतिद्वंद्विता वाले देशों के बीच में क्या किया जाता है? कि अगर कोई एक देश दूसरे देश के साथ विश्वास बहाली करता है तो वो अपनी सूचनाएं और इसके साथ साथ विचार को नियमित रूप से, मतलब रेगुलर टाइम पे वो क्या करता रहेगा? आदान प्रदान करते रहेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है? दो देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा
एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में भी बताएंगे। बिल्कुल सही बात है कि ए और बी क्या कर रहे हैं, जब विश्वास बहाली कर रहे हैं तो सूचनाएं आदान प्रदान करेंगे, विचारों का भी आदान प्रदान करेंगे, और इसके साथ साथ वो ये भी बताएंगे कि हमारा मकसद क्या है, लड़ाई करने का मकसद है या लड़ाई नहीं करने का मकसद है, इसको भी वो क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। और इसके साथ साथ अपनी सैन्य योजनाएं कि वो किस तरह की योजनाएं, किस तरह के हथियार, किस तरह के मेन वेपन्स तैयार करने की, क्या किस तरह के वो मेन सूट बनाने या किसी भी तरह का कोई भी अगर वो सैन्य योजनाएं ले रही है उसके बारे में भी वो किसको बताएगी, दूसरे देश को बताएगी। तो यहां पे विश्वास बहाली में यही किया जाता है कि जब किसी देशों के बीच में विश्वास बहाली होता है तो वो अपने मेन फौजी मकसद को बताते हैं और इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि उनकी सैन्य योजनाएं कौन सी चल रही है, कौन कौन सी वो बनाने वाले हैं। अगला पॉइंट कहता है, ऐसा करके ये देश अपने प्रतिद्वंदियों को इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से हमले की योजनाएं नहीं बनाई जा रही है। मतलब कि अब मान लीजिए हमने अभी बात की थी ए और बी है, तो ए और बी क्या कर रहे हैं, अपने हथियारों की और इसके साथ साथ अपनी सैन्य जो भी उनके कार्यक्रम है या योजनाएं हैं उन सभी की नियमित रूप से ए किसको बता रहा है, बी को, और बी किसको बता रहा है, ए को। तो अब जब दोनों एक दूसरे को अपनी योजनाएं, अपनी बातें, अपनी सारी चीजें शेयर कर रहे हैं तो इससे कोई लड़ाई होने का खतरा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यही होगा कि जब विश्वास बहाली हो रही है तो इससे जो प्रतिद्वंदी, जो कॉम्पिटिटर देश है, जो एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए है, वो क्या करेगा, उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये इतने हथियार बना रहा है लेकिन इसका कोई मेन युद्ध का मकसद नहीं है। तो आश्वासन, विश्वास दिलाने के लिए क्या किया जाता है, एक दूसरे से अपनी सैन्य जो मेन उनकी सूचनाएं हैं उसका क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। और इसके साथ साथ ऐसे करने से मेन दोनों देशों के बीच में क्या होता है, विश्वास पैदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देश एक दूसरे को यह भी बताते हैं कि उनके पास किस तरह के सैन्य बल है। बिल्कुल सही बात है कि ए अपने बताएगा कि मेरे पास इस तरह के हथियार हैं, बी अपने बताएगा कि मेरे पास इस तरह के हथियार हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के सैन्य बल, सैन्य बल मतलब कि सेना में कितना बल है, कितनी शक्तियां, कौन कौन से वेपन है, इन सभी की वो क्या करेंगे, मेन जानकारी एक दूसरे को शेयर करेंगे अगर वो क्या कर रहे हैं, विश्वास बहाली कर रहे हैं। अगला कहते हैं, यह भी बता सकते हैं कि इन बलों को कहाँ तैनात किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि वो ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई मिसाइल इन्होंने बनाई है तो उन्होंने वो कहाँ पे तैनात कर रखी है। तो मतलब इन सभी की वो क्या करते हैं, मेन जो योजनाएं हैं या फिर इन सभी की जो सूचनाएं हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। अगला कहता है, विश्वास बहाली की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलत फहमी में पड़कर जंग के लिए आमादा ना हो जाए। अब इसमें यही होता है कि विश्वास बहाली करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर विश्वास बहाली नहीं होगी तो दूसरा देश क्या करेगा, मेन किसी भी क्षण लड़ने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ए को ये लगेगा कि बी मेरे पे कभी भी आक्रमण कर सकता है और बी को ये लगेगा कि ए मेरे ऊपर कभी भी क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। तो विश्वास बहाली जब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, विश्वास पैदा हो जाएगा तो किसी भी तरह की गलतफहमी के लिए जगह नहीं होगी और इससे किसी भी तरह का कोई भी मेन युद्ध होने के जो खतरे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और विश्वास बहाली से देशों के बीच में हिंसाचार जो हो रहा है, हिंसा की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी और लोगों के बीच में और देश के बीच में क्या होगा, विश्वास पैदा होगा। इसके बाद विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव तथा प्रतिद्वंदी वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मतलब कि जो सैन्य टकराव हो रहा है या प्रतिद्वंदी जो है, मान लीजिए ए देश है और या बी देश है, तो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, अपनी मेन सूचनाएं और विचारों को आदान प्रदान करते हैं, अपने फौजी मकसद के बारे में बताते हैं और कौन कौन सी योजनाएं चला रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ मेन अब ये इन सब चीज़ों से कर क्या रहे हैं, इन सब चीज़ों से जब अपनी सूचनाएं एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, मेन विश्वास बहाली की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, विश्वास पैदा की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्या कहता है, अगला कहता है देश एक दूसरे को ये भी बता सकते हैं कि उनके हथियार कहाँ कहाँ पे तैनात हैं। इसके साथ साथ मेन यह भी बता सकते हैं कि बलों को कहाँ तैनात किया जा रहा है और इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं, देश एक दूसरे को ये भी बताते हैं कि उनके पास किस तरह के, मतलब कि इसमें यही कहता है कि
देश ये भी बताते हैं कि उसके पास किस तरह के सैन्य बल हैं, और इसके साथ देश ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपने मेन बलों को कहाँ पे तैनात कर रखा है। और इसके साथ साथ विश्वास बहाली की प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि गलत फहमी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि दोनों देश एक दूसरे को खुल के बता देते हैं कि भाई हमारे पास इतने हथियार हैं, जिससे गलत फहमी के लिए जगह नहीं मिलती और वहां पे युद्ध के जो खतरे हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो विश्वास बहाली या एक दूसरे देश के बीच में विश्वास पैदा होने से हम हिंसा को मेन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।